हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए श्रीजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बिंज। तो आज हम आ गए हैं अपने 4th लेक्चर पर। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ रहे थे हम। छोटे छोटे टॉपिक्स हर वीडियो में कवर कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे आ गए जो आपके शायद जनवरी 24 या जून 24 किसी अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है आपके, एंड आगे भी आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि एमटीपीज आरटीपीज में भी कई बार रिपीटेड है। अब क्या क्वेश्चन है ये? आपके बुक में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर आईबीबीआई या फिर आरबीआई, इनके ऊपर कुछ कुछ नोट्स दिए हुए हैं, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एंड लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको याद करना बहुत आसान होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू एनी केस स्टडी। यहाँ पर स्कोर करना आपके लिए बहुत आसान होगा, तो इसको बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा। यहाँ पर चैलेंज बच्चों को क्या आता है कि याद नहीं होते ये चीज़ें, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगी मेमोरी ट्रिक्स देने की, जिससे कि आपको इसी समय कम से कम 30-40% तो याद हो ही जाएगा। फिर जब आप खुद से उस पर थोड़ा सा समय देंगे 10-15 मिनट, तो आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, ठीक है। ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, एंड उसके बाद इसकी मेमोरी ट्रिक भी देख लेंगे। आपको इतनी चीजें याद होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, दीज आर द ओनली कीवर्ड्स, ओके। सबसे पहले तो आपको लिख के आना है कि ये है एक रेगुलेटरी बॉडी। जैसे फैन का रेगुलेटर होता है जो डिसाइड करता है फैन कितनी तेज चलेगा, वैसे ही ये भी इंडिया में एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है किसको? सिक्योरिटीज मार्केट को एंड कमोडिटीज मार्केट को, कंट्रोल करती है ये, ठीक है। अब सिक्योरिटीज मार्केट मतलब हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है, और वहाँ पे कमोडिटीज भी ट्रेड होती है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। कमोडिटीज जैसे कि शुगर हो गया या कॉफ़ी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें भी ट्रेड होती हैं मार्केट में। ऑल्दो दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन एज सच, जितना कि शेयर मार्केट या आपका डिवेंचर्स एंड सिक्योरिटीज़ बाकी कॉमन है, ठीक है। तो वहाँ पर किस तरीके से सारी चीज़ें होनी है, फंक्शंस होना है, ये सब कुछ कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है, ओके। ये बात समझ में आई? तो इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ व्हाट? सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज मार्केट। ये हैं हमारे कीवर्ड्स। किसके अंडर में आता है? दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बेटा पैसे से रिलेटेड है ये सब कुछ, तो ऑब्वियसली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही आएगा ये, ठीक है। फिर कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। कैसे? सबसे पहली बात, ये आया था, एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1988 में ये एस्टैब्लिश तो कर दिया गया था, यानी इट वॉज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ओनली। लेकिन इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया? इसको स्टैट्यूटरी पावर्स कब दिए गए? 4 साल बाद, 1992। मैं आपको बताती हूँ इसका सिंपल मतलब क्या है। 1998 में इसको एस्टैब्लिश जरूर किया गया था, लेकिन ये ऐसी एक ढीली ढाली सी बॉडी थी, एंड इट वॉज लाइक कि ये बताती थी ऐसे होना चाहिए मार्केट में, ऐसे करना चाहिए, मतलब बस रिकमेंडेशंस देना। किसी भी चीज़ को ये मैंडेटरी नहीं बता सकता था, क्योंकि इसके पास उतनी पावर ही नहीं थी। इट वॉज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बैक देन इन 1988। लेकिन फिर क्या हुआ? एक बहुत बड़ा मैटर हो गया। हर्षद मेहता स्कैम होता है 1992 में, और उसके बाद सरकार को रियलाइज होता है कि जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस स्टॉक मार्केट में चल रही है, उसको रोकने के लिए अपने को कुछ तो करना पड़ेगा। तब जाकर सरकार ने इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दी। इसका मतलब ये अब जो सेबी है, ये इसके पास अब बहुत ज़्यादा पावर है। मैंडेटरी रूल्स बना सकता है, रेगुलेशंस बना सकता है, एंड वो स्टॉक मार्केट में सबको मानने ही पड़ेंगे। मैंडेटरी है, अब रेकमेंडेटरी नहीं है। और अगर किसी ने गड़बड़ करी तो इन्वेस्टिगेशन करने का भी पूरा अधिकार सेबी को मिल चुका है, ठीक है, एंड पनिश करने का। तो अब बेसिकली ये कह सकते हैं कि सेबी के पास काफ़ी पावर्स आ गए हर्षद मेहता स्कैम होने के बाद, ठीक है। और बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि स्टॉक मार्केट के अंदर की किसी कंपनी के बारे में मुझे कुछ बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन पता चल गई, और उसके बेसिस पे मैंने अपना ट्रेड तो कर लिया, बाकी लोग फंस गए, मैंने वो वाइटल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पहले ही ट्रेड कर लिया, एंड अपना फ़ायदा जो भी करना था वो मैंने कर लिया। बाकी लोगों को बाद में पता चला तो उनको नुकसान हो गया, ठीक है, ओके। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा, उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। अगर शौक हो आपको तो ज़रूर आप अलग से सर्च कर लेना कि किस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, ओके। ये हमको याद करना है। कैसे याद कर सकते हैं? मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ यहाँ पे। आपको बस ये लाइन याद करनी है, इस लाइन से आपका वो पूरा आंसर बन जाएगा। जितनी भी चीज़ें हमने अभी पिछले वाले पेज पे देखी, क्या याद करना है? 1992 के स्टैट्यूट में, 1992 ये वो ईयर है जब सेबी को स्टैट्यूटरी पावर मिली। तो आपको ये याद करना है 1992 के स्टैट्यूट में, ठीक है। स्टैट्यूट से आपको याद आना चाहिए स्टैट्यूटरी पावर मिली थी,
ठीक है, में फाइनेंस को रेगुलेट किया एंड सिक्योरिटी दी। ठीक है, फाइनेंस से आपको क्या याद आना चाहिए? मिनिस्ट्री याद आनी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। रेगुलेट से आपको याद आना चाहिए कि दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी। सिक्योरिटी से आपको याद आना चाहिए कि ये सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है। तो क्या याद करना है? सिर्फ एक लाइन, 1992 के स्टैट्यूट में फाइनेंस को रेगुलेट किया एंड सिक्योरिटी दी। 1992 के स्टैट्यूट में फाइनेंस को रेगुलेट किया एंड सिक्योरिटी दी। इससे आपको याद हो जाएगा, जो पिछले पेज पे हमने जितनी भी चीज़ें लिखी थी ना, वो एकदम से एग्जाम में याद आ जाएगा। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज 2 लाइन्स। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एंड सबके अलग अलग तरीके होते हैं। मुझे हमेशा निमोनिक्स के बजाय ऐसे स्टोरी फॉर्म में चीज़ें याद करने से फिर भी हो जाता था। ठीक है, तो आपको जैसे सही लगे, ये इजी लगे, ये कर लो। और हाँ, इसको आप अपने हाथ से 2 बार लिखना, तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। एंड जब आप इसका रिविजन करोगे 2 से 3 बार, तो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर फाइनल आपको समरी बताऊं कि सेबी का काम क्या है, तो सेबी का काम है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, ये इंश्योर करना कि मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जो है, वो फेयर वे में चल रहा है या नहीं। ठीक है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट आरबीआई पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बेटा ये जो है, ये आपका सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक जो है भारत का, ये वो है। एंड दिस इज बेसिकली द बॉस ऑफ ऑल द बैंक्स इन इंडिया। जितने भी बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, इन सब का बॉस जो है आरबीआई होता है। क्या काम करता है? इट रेगुलेट्स द बैंकिंग सिस्टम। अगेन मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं, तो आप ये याद कर लोगे। और इसके अलावा क्या करते हैं ना बेटा, एग्जाम में आपको ये वर्ड्स लिखकर आने ही आने हैं, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, बेटा आईसीआई सालों से इसी बेसिस पे चलता आ रहा है। जो लिखा है वो आपको लिखकर आना ही है, जो यहाँ पर लिखा है कीवर्ड्स। उसके अलावा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स लिखे ना, आपको इसको अच्छी लैंग्वेज में लिखना है, पर ये वर्ड्स मिस आउट नहीं करने, या इनको ऑल्टरनेट वे में नहीं लिखना है। ठीक है, इनको चाहो तो थोड़ा और एक्सप्लेन करना है बस आपको। चलो, तो ये सेंट्रल बैंक है, सभी बैंक्स का बॉस है, सभी पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। मतलब क्या, अगर किसी को अपना नया बैंक खोलना है, आरबीआई से परमिशन लो। बैंक खुला हुआ था, बंद करना है, अब आरबीआई से परमिशन लो। किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज होना है, अक्वायर करना है किसी बैंक को। एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ था अराउंड 2020 कई सारे पब्लिक बैंक्स के बीच में, तो वो जो मर्जर था वो भी आरबीआई की देखरेख में ही हो रहा था। समझ आ रही है बात? तो सभी मर्जर्स, एक्विजिशंस बैंक्स के जो भी होते हैं, वो भी आरबीआई ही ओवरसी करता है। चलो, अगेन पैसे की मामला है, तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आएगा। क्या काम करता है आरबीआई इसके अलावा, और क्या फंक्शन है रेगुलेटिंग बैंकिंग सिस्टम के अलावा? इंडियन रुपी जो नोट्स आप देखते हो उसको इशू करना, उसको कंट्रोल करना एंड मेंटेन करना। ठीक है, मतलब कि प्रिंट करने का काम भी आरबीआई का है। तो जब नोट्स प्रिंट हो गए उसके बाद उसको इशू करना, पूरे सारे लोगों में उसको बांटना, कंट्रोल करना कि अगर मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है तो इन्फ्लेशन का खतरा होता है। आपने इकोनॉमिक्स में हो सकता है पढ़ा होगा, नहीं तो आप पढ़ लोगे कि जब भी मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है उसको रोकना पड़ता है, अदरवाइज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। समझ आई बात? तो कंट्रोल करना, या अगर कम है मनी का सप्लाई तो इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है, तो थोड़ा सा सप्लाई बढ़ाना, ये सारा काम करना, मेंटेन करना इंडियन रुपी को, वो सारा काम आरबीआई ही करता है। ठीक है, आपने देखा होगा बीच बीच में न्यूज़ आती रहती है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, इंटरेस्ट रेट को घटा दिया। रिसेंट जो न्यूज़ आई थी उसमें इंटरेस्ट रेट को घटाया गया था। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देख लो, पेमेंट सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वेरी कॉमन पॉइंट कि पूरे भारत में की इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, ये सब कुछ इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू, पॉलिसीज़ के थ्रू, ये सब देखना आरबीआई का काम है। इसके अलावा पेमेंट सिस्टम्स जो होते हैं, यानी कि यूपीआई जिससे कि आप पेमेंट करते हो, वो सब कुछ आरबीआई ही मैनेज करता है, देखता है। ठीक है, यूपीआई सिस्टम जो भी इंडिया का है। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। याद करना कैसे है वो अभी आपको बताऊंगी। उसके बाद एक ये भी पॉइंट है, ये भी एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई के डिविजन्स कौन कौन से हैं वो बताइए। तो बेटा सिंपल बात ध्यान रखो, सबसे पहला डिवीजन है जो कि प्रिंटिंग पर ध्यान देता है कि जो नोट्स की प्रिंटिंग होती है, ठीक है, वो कैसे, कहाँ, कितनी होनी है, वो सब कुछ आरबीआई डिसाइड करता है। कौन सा डिवीजन है आरबीआई का जो ये काम करता है? बीआरबीएनएन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, यही डिसाइड करता है। एंड कहाँ पर होता है ये? इंडिया में 2 जगह पर होता है, नासिक एंड देवस में होता है। ठीक है, वो याद करने की जरूरत नहीं है, यही आपके कीवर्ड्स है, इतने से काम हो जाएगा। प्रिंटिंग का काम भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण देखता है।
दूसरा डिवीजन है, अब देखो इसको एक स्टोरी फॉर्म में याद कर लो कि प्रिंट हो गया मनी, प्रिंट के बाद क्या होता है, अब पेमेंट की बात आती है, ठीक है। प्रिंट हो गया अभी तक, उसके बाद ही जो लोगों के हाथ में जब पैसा आएगा तभी तो वो पेमेंट्स करेंगे। तो पेमेंट्स एंड सेटलमेंट का काम कौन देखता है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। तो आप कोशिश करना आपको ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है ना ये याद हो जाए, ताकि बार बार पढ़ने से आपको ज़रूर याद हो जाएगा। यही एक सोची समझी ट्रिक होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ को रटने की। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स को देखता है। एंड फाइनली इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स। क्या होता है बेटा कभी कभी कि ऐसी बुरी स्थिति आ जाती है किसी इकोनॉमी की कि जो बैंक्स होते हैं ना वो फेल हो जाते हैं, दे फेल टू पे यू द मनी दैट यू हैड डिपॉजिटेड। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो लोग हैं उनका भरोसा सरकार पर से भी उठ जाता है। समझ आ रही है बात? इसीलिए सरकार ने ये प्रोविजन लेकर आया है कि हम भाई लोगों के पैसे डिपॉजिटेड है ना बैंक्स में, हम उनका एक इंश्योरेंस करेंगे कि इन केस कोई पर्टिकुलर बैंक फेल भी हो गया तो पर डिपॉजिटर पर बैंक 5 लाख रुपए तो हम कम से कम लोगों को वापस उनके कर ही देंगे। समझ आई बात? तो कौन इंश्योर करता है, कौन सा डिवीजन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है, DIGCG। ओके, तो ये तीनों इनके डिविजन्स हैं। कैसे याद रह सकते हैं डिविजन्स? पिप से याद कर लो। पिप मतलब सबसे पहले प्रिंटिंग ज़रूरी है, प्रिंट हो गया तो अब उसका इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस भी करा लिया तो अब पेमेंट कर दो बस, ठीक है। ओके, तो प्रिंटिंग इंश्योरेंस पेमेंट, प्रिंटिंग इंश्योरेंस पेमेंट, इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है एंड इनके जो भी डिविजन्स हैं उनके नाम याद रखने हैं एंड फंक्शंस, ठीक है। चलो एक बार आ जाते हैं इसकी मेमोरी ट्रिक पे। देखो बेटा आपको बार बार ये स्टोरी अपने मन में दोहरानी है, ठीक है। दिस इज अ स्टोरी, 4 लाइन की स्टोरी है, इसको दोहराना है आपको, पिछला वाला पेज पूरा का पूरा याद हो जाएगा। क्या दोहराना है? RBI, ये जो ऑरेंज में लिखा है ये सारे कीवर्ड्स ही हैं जो मैंने पीछे वाले पेजेस से लिए। RBI क्या करता है, बैंक्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है RBI, यहाँ से ये कवर होता है। फाइनेंस एंड पेमेंट सिस्टम्स को संभालता है। फाइनेंस मतलब मिनिस्ट्री याद आनी चाहिए कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पेमेंट सिस्टम को संभालता है, तो फाइनेंस, एंड फाइनेंस का मतलब आप ऐसे याद रख लेना कि फाइनेंस कमाना एंड देन पेमेंट सिस्टम, पेमेंट करना। तो RBI क्या करता है, पैसा कमाना एंड पे करना, कमाना एंड पे करना, ठीक है। तो पेमेंट सिस्टम से आपको याद आना चाहिए कि RBI पेमेंट सिस्टम जो है इंडिया का पूरा UPI सिस्टम उस सबको भी कंट्रोल करता है। और क्या करता है, रूपी के लिए भी कुछ काम करता है। रूपी के रिगार्डिंग भी उसके कुछ फंक्शंस है। क्या फंक्शंस है? सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ज़रूरी है कि रूपी दुनिया में प्रिंट होना चाहिए ना, तो सबसे पहले प्रिंटिंग का पूरा काम RBI के पास है। इशू करना उसको, यानी कि अब लोगों तक पहुंचाना। उसके बाद अगर ज़्यादा या कम हो जाए सप्लाई तो उसे कंट्रोल करना। तो प्रिंट इशू कंट्रोल मतलब पूरी पैसे की जिम्मेदारी RBI के पास, प्रिंटिंग से लेकर कंट्रोल तक की, और अंत में इंश्योरेंस भी देता है। तो ये जो आपके सारे के सारे पॉइंट्स हैं ना ये कवर हो जाएंगे कि प्रिंटिंग वाला काम, इंश्योरेंस वाला काम, पेमेंट्स वाला काम, फिर जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपके पॉइंट्स ज़्यादातर कवर हो जाएंगे आपकी इस स्टोरी से। इस स्टोरी को आपको 4 से 5 बार अपने मन में दोहराना है। मेरे साथ भी एक काम करोगे आप, मेरे साथ में इसको एक बार दोहराओगे, ठीक है। तो सबसे पहले RBI क्या करता है, RBI बैंक्स को रेगुलेट करता है। उसके बाद क्या करता है, फाइनेंस एंड पेमेंट सिस्टम संभालता है, यानी पैसा कमाना और पेमेंट सिस्टम, यानी फाइनेंस एंड पेमेंट सिस्टम को भी संभालता है। उसके बाद क्या करता है, रूपी से रिलेटेड 3 फंक्शंस है। क्या फंक्शंस है? सबसे पहले प्रिंट करना, उसके बाद उसको इशू करना, लोगों तक पहुंचाना, उसके बाद उसकी सप्लाई को कंट्रोल करना। ये भी तीनों के तीनों काम इसके ही हैं। और उसके बाद फाइनली इंश्योरेंस करा देना, ठीक है, एंड में इंश्योरेंस भी देता है। ऐसे करके आप इसको याद करने की कोशिश करो, ज़्यादातर पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूं, इट डिपेंड्स कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, तभी आपको वो देखते हुए ही पॉइंट्स लिखने। ये नहीं कि आप सारे पॉइंट्स लिख के आ जाओ, ठीक है। इनमें से अगर आपको 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स भी याद रह रहे हैं तो बहुत है, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं ना इस वाले में, तो 3 पॉइंट्स भी आपको याद है, 4 पॉइंट्स तो काफ़ी है। ओके, अब आ जाते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया पे। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, एज द नेम सजेस्ट, इट लुक्स आफ्टर ऑल द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, जो भी
इंडिया में चल रही होंगी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इजी भाषा में समझ लो। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज ने या किसी पर्सन ने कोई लोन ले रखा था, डेट ले रखा था, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो इस हालत में नहीं है कि वो अपने लोन को रीपे कर सके, तो उसको बोला जाता है कि अब वो इंसॉल्वेंट हो गए। और ऐसा कब होता है, जब किसी कंपनी के जो लाइबिलिटीज़ हैं दे बिकम मोर दैन द असेट्स। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, मेरी रीपेइंग कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लाइबिलिटीज़ यानी कि मेरे उधार ज़्यादा हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू माई असेट्स, तो वो आती है इंसॉल्वेंसी की कंडीशन। एंड उस सारी प्रोसीडिंग्स, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बेटा प्रोसीडिंग होती है इसकी, कि सबसे पहले यू हैव टू फाइल फॉर इंसॉल्वेंसी, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाएगी कि आपका कितना कितना लोन किसके किसके साथ में चल रहा था, एंड देन उसको कैसे रीपे कराया जा सकता है, या क्या कोई ऐसा प्लान बन सकता है कि आपकी कंपनी को अभी भी रिवाइव किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में देखी जाती हैं। एंड कौन देखता है, IBBI। ओके, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम सीइंग द प्रोसीडिंग्स, ये काम और है इसके, इन पार्टीज़ को कंट्रोल करना। बेसिकली कौन है ये पार्टीज़, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी से। ये कौन होती हैं, हु आर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। ये कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो किसको ट्रेन करती हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को ट्रेन करती हैं। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो ये सारी प्रोसीडिंग्स को पार लगाते हैं, सारी प्रोसीडिंग्स करते हैं एक्चुअली। ठीक है, किसके सुपरविजन में, IBBI के सुपरविजन में। कोई इंसान चाहिए ना ये सारा काम करने के लिए, तो कौन करेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ये ट्रेंड होते हैं बाकायदा ये पूरा काम करने में, कि सारे डेट का पूरा ब्यौरा निकालें कि कितना लोन चल रहा था, कैसे इस कंपनी को क्या क्या प्लान्स हो सकते हैं इस कंपनी को दोबारा रिवाइव करने के, और अगर नहीं रिवाइव हो सकता तो एटलीस्ट सारे कंपनी के असेट्स बेच करके हम कैसे सारे क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर सकते हैं जितना बेस्ट पॉसिबल मैनर में। ये सारा काम कौन देखता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ट्रेनिंग कहाँ से पाते हैं ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज से। फिलहाल ICAI ने अपनी एक संस्था बना रखी है जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को ट्रेन करती है। ICSI ने बना रखी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाली जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी बना रखा है अपना एजेंसी बना रखी है, ठीक है, जो इनको ट्रेन करता है। चलो वो छोड़ो, आपको ये दोनों वर्ड्स याद होने चाहिए, एजेंसी एंड वो लोग जिनको ये ट्रेन करते हैं यानी कि प्रोफेशनल्स। तीसरी बात है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। ये क्या होता है, सिंपली आप इसको समझ लो कि ये एक डिजिटली स्टोर करता है सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द डेट्स एंड द लोन्स, उस सारी इन्फॉर्मेशन को डिजिटली स्टोर करता है। इट्स अ यूटिलिटी। यहाँ से ही हम निकाल सकते हैं पूरा डेटा, पूरा ब्यौरा कि आखिर इस कंपनी पे कितने के डेट्स चल रहे थे। तो क्या करता है बेसिकली इसमें ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स इसी की हेल्प लेते हैं सारा ब्यौरा निकालने के लिए, ठीक है, कि इस कंपनी पे कितना डेट चल रहा था और कितना रीपेमेंट होना है, ये सारी चीज़ें। इन तीनों को कंट्रोल करने का काम है हमारा IBBI के पास, ठीक है। उसके बाद ये एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, और इसको उसी साल में स्टैट्यूटरी पावर्स भी मिल गई थी, अनलाइक सेबी जिसको 4 साल बाद स्टैट्यूटरी पावर्स मिली। एस्टैब्लिश एंड स्टैट्यूटरी पावर्स कब मिली थी, 2016 में, ठीक है, ओके। एंड इट कवर्स हु, किस किस को कवर करता है ये, इंडिविजुअल्स को भी, कंपनीज, LLP, पार्टनरशिप फर्म्स, जितनी भी टाइप के बिजनेसेस को आप सोच सकते हो उन सबको ये कवर करता है, ठीक है। इनको याद रखना है, इंडिविजुअल कंपनी LLP पार्टनरशिप, इंडिविजुअल कंपनी LLP पार्टनरशिप सबको कवर करता है। यानी कि किसी के भी अगर इंसॉल्वेंसी की हालत हो जाती है तो उसको देखने का काम इनका ही है। किसके थ्रू देखता है, NCLT एंड DRT। यानी कि अगर आप देखो तो कंपनीज वगैरह को ये देखता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। और LLPs को भी यही देखता है। और अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल्स की या पार्टनरशिप फर्म्स की तो ये देखता है इनको, ठीक है। वैसे इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये दोनों नाम याद रखने हैं। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल नाम होता है इसका, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो इन्हीं दोनों के साथ में काम, तो इन्हीं दोनों के, ये दोनों इसके अंडर में होते हैं, NCLT एंड DRT, ठीक है। किसके अंडर में होता है, IBBI के अंडर में, और इनके थ्रू ही पूरा का पूरा प्रोसीडिंग्स ये देखता है, ओके। और इसका बेसिक काम क्या है, स्पीड अप करना, सिंप्लीफाई करना रेजोल्यूशन जो भी प्रोसेस है पूरी। पहले बेटा बहुत टाइम लग जाता था, कोई टाइमलाइन ही फॉलो नहीं करता था कि मतलब अगर एक कंपनी को आपको बंद करके उसके क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना है ना तो बहुत बहुत साल लग जाते थे। लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल फिक्स्ड टाइमलाइन में होता है कि आपको इतने दिन में ये काम कर लेना है, इतने दिन में ये काम कर लेना है, सारी टाइमलाइन फिक्स्ड है। और अगर उससे
अगर उस टाइमलाइन में काम नहीं हुआ तो ये स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकता है IPPI। समझ आ गई बात? तो स्पीड अप एंड सिंप्लीफाइज रेजोल्यूशन प्रोसेस। ओके, अब इसको तो इतना हमको याद करना था उसमें। इसकी मेमोरी ट्रिक में आपको अगेन एक स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। इसको दूर दूर करके मैंने लिखा है इसलिए ज़्यादा लग रहा होगा शायद आपको, लेकिन इट्स अगेन अ सिंपल स्टोरी। कैसे याद करना है ये 4 लाइन? 2016 में, ठीक है, ये ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड स्टैट्यूटरी पावर जब मिली थी तब का है। 2016 में क्या हुआ, एक लॉ आया जो इंसॉल्वेंसी को रेगुलेट करता है, क्योंकि इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, तो आपको रेगुलेशन याद आना चाहिए यहाँ से। और IUIP IPA इन तीनों को कंट्रोल करने का काम किसका है? IBBI का कंट्रोल करता है, ठीक है। IUIP IPA। ओके, तो आपको अभी तक क्या पॉइंट्स याद हो गए? 4 पॉइंट्स याद हो गए कि 2016 में एस्टैब्लिश हुआ था, इसको पावर्स भी तभी मिली थी। रेगुलेटरी बॉडी है ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करता है, और IUIP IPA को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद हो गए। इंडिविजुअल से लेकर कंपनीज तक सबका काम संभालता है, सबका जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो सारा देखता है ये, इंडिविजुअल से लेकर कंपनी तक। मैंने आपको एक लाइन बताई थी, इंडिविजुअल, LLP, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म, सबका काम यही देखता है। फास्ट एंड सिंपल तरीके से ये पूरा रेजोल्यूशन करवाता है, ठीक है। इंडिविजुअल से लेकर कंपनी तक सबका रेजोल्यूशन फास्ट एंड सिंपल बनाता है, स्पीड अप करता है एंड सिंपल प्रोसेस रखता है। और किसके थ्रू? NCLT एंड DRT के थ्रू, ठीक है। ये स्टोरी आपको याद रखनी है। 2016 में मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करो, ठीक है। एक बार और बस इसको देख लेते हैं। 2016 में एक लॉ आया जिसने इंसॉल्वेंसी को रेगुलेट किया, ठीक है, और IUIP IPA को कंट्रोल किया। तो ये पहला काम था, ये हो गया। दूसरा काम इन तीनों को कंट्रोल करना, और तीसरा इंडिविजुअल से लेकर कंपनी तक सबका रेजोल्यूशन फास्ट एंड सिंपल बनाया, ये एक और काम हो गया इसका। और किसके थ्रू बनाया? NCLT एंड DRT के थ्रू। कितने सारे पॉइंट्स आपके इसमें से निकल आए, ठीक है। इस स्टोरी को अपने हाथ से 2 बार लिख के देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये मेमोरी ट्रिक्स से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, मुझे पता है कि सबका याद करने का तरीका अलग होता है, तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको अपना तरीका बताया, ठीक है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप इसको 4 बार पढ़ लोगे ना अच्छी तरीके से, अपने हाथ से 2 बार लिखो और 4 बार पढ़ लो अच्छे से, आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करना, पेन पेपर उठाना एंड देन पूरा आंसर लिख के देखना अपने आप से, कितने पॉइंट्स आप अपने माइंड में रिकॉल करके लिख पा रहे हो पेपर पे, ठीक है। उससे आपको अपनी असलियत पता चलेगी। एंड ये पूरा आंसर लिख के देखना, SEBI, RBI, IBBI तीनों ऑर्गेनाइजेशंस का लिख कर देखना, ठीक है। अगर आप इतना काम करते हो ना बेटा, तो आपको 90% तक ये बातें याद रहेंगी मैंने जितनी भी आपको बताया है, ठीक है। रिवाइज करते रहना, तभी आपको ये जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं ना ये याद रह पाएंगी। इसका कोई मैजिकल तरीका नहीं है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो एंड इससे बेनिफिट मिला हो आफ्टर फॉलोइंग द होल प्रोसेस जो मैंने बताया, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके बाद अब हम कोई अगला टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप रिवाइजिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।